अगर आप बैंक एम्प्लॉयज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है, इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल ई, दैट इज फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस अंडर फैमा एंड अदर रेगुलेशंस। उसका हमने यूनिट 3 शुरू करा था, दैट वाज अबाउट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स में अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? मेथड्स ऑफ असेसिंग द फंड्स, रूट्स फॉर रेजिंग ईसीबीज, पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स, कन्वर्जन ऑफ ईसीबी टू इक्विटी एंड उनकी किस तरह से रिपोर्टिंग करी जाएगी, हम उनकी क्या पढ़ चुके हैं, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स में सबसे पहले हमने दो बॉन्ड्स डिस्कस करे थे, दैट वाज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। आज हम उन्हीं दो बॉन्ड्स को क्या है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि उन बॉन्ड्स के रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस है या उनको किस किस तरीके से इशू करा जा सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास आता है एफसीसीबीज, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो फॉरेन करेंट अगर आप किसी भी एंटिटी को फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करने हैं तो उसको जो भी हमारी एफडीआई की गाइडलाइंस है, जिनको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस, उनको कंप्लाई करना है। उनके अंदर जो लिमिट्स दी गई हैं, चाहे वो सेक्टोरल लिमिट्स हो या कोई और भी लिमिट्स हो, उनके अंदर रहते हुए ही उन्हें अपने बॉन्ड्स इशू करने हैं। उसके साथ साथ इन बॉन्ड्स के ऊपर कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स है जब आप वो इशू कर रहे हो। उनमें क्या है कि इनकी मेच्योरिटी वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स होनी चाहिए। सेकंड, अगर इनके अंदर हम कोई कॉल या पुट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी 5 साल से पहले एक्सरसाइजेबल नहीं होनी चाहिए, वो 5 साल के बाद ही हम क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद इनके साथ कोई भी वारंट्स अटैच नहीं होने चाहिए, वारंट्स लाइक बेसिकली कुछ कंडीशंस भी अटैच होनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी आप अगर आप जब इशू कर रहे हो तो उसमें जितने भी सपोज अमाउंट का इशू करा है उसका 4% से ज्यादा क्या नहीं हो सकते, आपके इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं हो सकते। एंड अगर वही आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट इशू ना करके प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, तो उसके अंदर जो आपका एक्सपेंसेस है वो 2% ऑफ इशू साइज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे सपोज आपने अपने बॉन्ड्स इशू करने, आपने उनको एडवर्टाइजमेंट करवाया, उनको उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिश करवाया, उसके ऊपर जो भी खर्चे आने वाले उसके ऊपर क्या लगाई गई है, एक लिमिट लगाई गई है कि वो 4% से ज्यादा नहीं हो सकते। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि आप कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट पर्संस को ही जाके अपने क्या कर रहे हो, बॉन्ड्स इशू कर रहे हो। उस केस में क्या होगा, आपके इशू रिलेटेड खर्चे वैसे ही कम होने वाले हैं, तो उस केस में जो आपके इशू की लिमिट है वो कितनी लगाई गई है, 2% लगाई गई है। ठीक है, इसको समराइज करने के लिए ये है, कंफर्मेशन को एफडीआई गाइडलाइंस आपने करना है, उसकी जो मिनिमम मैच्योरिटी है वो 5 साल है। कॉल एंड ऑप्शंस भी क्या होनी चाहिए, आफ्टर 5 ईयर्स ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए। इशुएंस कंडीशंस क्या है, कोई उसके साथ वारंट्स अटैच नहीं होंगे। उसके बाद जो भी आपके इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस है दैट आर लिमिटेड टू 4% एंड इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट दे आर लिमिटेड टू द 2% ऑफ द इशू साइज। सो दिस वाज अबाउट द एफसीसीबीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। बेसिकली क्या था, दो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है इशू कंपनी, एक होती है ऑफरिंग कंपनी। ठीक है, ऑफर्ड कंपनी। इशू कंपनी वो कंपनी जो बॉन्ड्स क्या कर रही है, इशू कर रही है। इन बॉन्ड्स के अंदर इशू एक ऑप्शन दी जाती है कि अगर आप चाहें तो इन बॉन्ड्स को किसी और कंपनी के शेयर्स में क्या करवा सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो, इसलिए इनको फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स कहा जाता है। तो जिस कंपनी के शेयर में आप कन्वर्ट करा सकते हो उसे हम बोलते हैं ऑफर्ड कंपनी। ठीक है, फॉरेन करेंसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बॉन्ड इशू होते हैं वो क्या होते हैं, फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड होते हैं, इसलिए इन बॉन्ड्स का नाम रखा गया फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। तो जब भी आपको फॉरेन एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स आपने इशू करने हैं तो वो सिर्फ आप किसके थ्रू कर सकते हो, अप्रूवल रूट के थ्रू कर सकते हो। उनकी जो मिनिमम मैच्योरिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 5 साल की होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपने इशू कर रहे हैं बॉन्ड्स, तो आपको रेगुलेशन 21 ऑफ फैमा रेगुलेशन 2000 उसका आपने क्या करना है, पालन करना है। उसके साथ आपने सब चीजों को कंप्लाई करते हुए ही इन बॉन्ड्स को क्या करना है, इशू करना है। ठीक है, इसको अगर हम समराइज फॉर्म में देखें तो आप अप्रूवल रूट के थ्रू ही जा सकते हो। ठीक है, मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए, 5 साल की होनी चाहिए। ठीक है, एक्सचेंजेबल एंड रेगुलेशन, जिस कंपनी के शेयर में आप कन्वर्ट करा सकते हो उसे बोलते हैं ऑफर्ड कंपनी। आपने क्या करना है, आरबीआई के जो रूल्स वगैरह दिए गए हैं उसको आपने क्या करना है, कंप्लाई करना है। उसके अलावा एक ये पॉइंट है कि जब आप इशू कर रहे हो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, तो उसके अंदर जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया जो हमने पढ़े थे कि कौन कौन इशू कर सकता है, कौन कौन ऑफर कर सकता है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो सारी की सारी कंडीशंस क्या होंगी, अप्लाई इसके ऊपर होंगी। ठीक है, उसके बाद जो भी इन बॉन्ड्स की ऑल इन कॉस्ट होगी
उसके जो वो कॉस्ट निकल के आएगी, आरबीआई के द्वारा जो सीलिंग लगाई गई है विद रिगार्ड्स टू दिस बॉन्ड्स, उससे क्या होना चाहिए, उसका कंप्लाई होना चाहिए, उससे ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग हर टू फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, दैट वाज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज रीफाइनेंसिंग ऑफ ईसीबी। रीफाइनेंसिंग ऑफ ईसीबी मतलब आपने एक ईसीबी पहले ले रखी थी, आप उसको रीफाइनेंस करा रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने सपोज 100 करोड़ की ईसीबी ले रखी थी, आपका पैसा खत्म हो गया, आप 100 करोड़ की ईसीबी को बढ़वा के क्या करा रहे हो, 50 करोड़ और बढ़वा रहे हो, तो टोटल 150 करोड़ की ईसीबी अपनी करवा रहे हो। दैट इज नोन एज रीफाइनेंस करना। जो चीज ऑलरेडी फाइनेंस्ड है उसको क्या करना, रीफाइनेंस करना। ठीक है, तो जो आपकी एग्जिस्टिंग ईसीबी है उसको क्या करा जा सकता है, रीफाइनेंस करा जा सकता है विद द फ्रेश ईसीबी। ठीक है, एग्जिस्टिंग ईसीबी को विद फ्रेश ईसीबी रीफाइनेंस करने की क्या दी गई है, परमिशन दी गई है। बट उसके ऊपर सिर्फ एक कंडीशन है कि जो हम फ्रेश ईसीबी लॉन्च करेंगे उसकी जो ऑल इन कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, पहले वाली से कम होनी चाहिए, एंड जो उसकी मेच्योरिटी है, रेजिडुअल मेच्योरिटी है, वो रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको अगर हमने समझना हो तो बेसिकली आपकी एग्जिस्टिंग ईसीबी थी। ठीक है, सॉरी, आपकी क्या थी, एग्जिस्टिंग ईसीबी थी। ठीक है, एग्जिस्टिंग ईसीबी के अंदर आपने क्या कराना है, उसको रीफाइनेंस करवाना है। रीफाइनेंस करने के लिए आपको क्या ऑप्शन दी गई है, आप क्या ले लो, न्यू ईसीबी ले लो। बट न्यू ईसीबी के ऊपर क्या कंडीशन है, न्यू ईसीबी के ऊपर सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो ऑल इन कॉस्ट है न्यू ईसीबी की वो क्या होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए, एंड रेजिडुअल मेच्योरिटी शुड नॉट बी रिड्यूस्ड। ठीक है, रेजिडुअल मेच्योरिटी का मतलब कि सपोज आपकी जो ईसीबी थी उसकी पेमेंट आपने करनी थी 5 साल के अंदर, तो ये ना हो कि आप न्यू फाइनेंस करके, आप न्यू ईसीबी रेस करके उसको रीफाइनेंस करा के जो उसकी मेच्योरिटी पीरियड है उसको बढ़ा लो। जो उसकी रेजिडुअल मेच्योरिटी है वो उतनी ही रहनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज, इसके अंदर एक ये पॉइंट है दैट इज इंपॉर्टेंट कि जो इंडियन बैंक्स है उनको ये परमिशन नहीं है कि वो किसी भी ईसीबी को रीफाइनेंस कर सकें। आप फॉरेन से ईसीबी लेना चाहते हो आप कर सकते हो, बट इंडियन बैंक्स किसी भी ईसीबी को रिफाइनेंस नहीं कर सकते। ये किसके अंदर क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज पावर्स डेलीगेटेड टू द एडी कैटेगरी 1 ब्रांच। ठीक है, तो कुछ हमें पावर्स दी गई हैं जो एडी कैटेगरी 1 ब्रांच की के रिलेटेड हम उनको पढ़ने वाले हैं कि वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, किन किन चेंजों को बेसिकली वो परमिट कर सकते हैं। तो जो हमारा एडी कैटेगरी 1 ब्रांच है वो फॉलोइंग रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकता है। अगर कोई भी बोरोवर फॉलोइंग रिक्वेस्ट लेके आता है एडी 1 ब्रांच के पास, तो उस चीज को क्या करा जा सकता है, बैंक के द्वारा अप्रूव करा जा सकता है। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, चेंजेस मॉडिफिकेशन इन द ड्रॉ डाउन रीपेमेंट शेड्यूल। मतलब अगर जो आपने ईसीबी ले रखी थी उसके रीपेमेंट शेड्यूल में आप कोई भी चेंज करवाना चाहते हो, तो उसके अंदर क्या है, वो चेंज आप परमिट कर सकते हो। सो बैंक्स में अप्रूव द चेंजेस इन द ड्रॉ डाउन एंड रीपेमेंट शेड्यूल इवन इफ एसोसिएट चेंजेस इन द एवरेज मेच्योरिटी पीरियड और विद द चेंजेस इन द ऑल इन द कॉस्ट। मतलब कि चेंजेस परमिटेड हैं, चाहे वो चेंज होने से उसकी एवरेज मेच्योरिटी पीरियड पे फर्क पड़ रहा हो या चाहे उसकी ऑल इन कॉस्ट पे फर्क पड़ रहा हो, चेंजेस आप परमिट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंजेस इन द करेंसी ऑफ द बोरिंग्स। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, बैंक्स को ये अलाउड है कि वो क्या करें, अब कोई भी अगर सपोज ईसीबी आपकी चल रही थी किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी के अंदर, आप उसको आईएनआर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, बट जो भी आपकी पैरामीटर्स है, जो भी गाइडलाइंस है उसको आपने फॉलो करना है। बट इसके अंदर एक चीज है जो हम पहले भी पढ़ के आए थे कि किसी भी ईसीबी को जो आईएनआर डोमिनेटेड है उसको आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते। सो चेंज ऑफ करेंसी ऑफ आईएनआर डोमिनेटेड ईसीबी इज नॉट परमिटेड। किसी और फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी वाली ईसीबी को आईएनआर में कन्वर्ट करना परमिटेड है, बट आईएनआर को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आता है चेंज ऑफ द एडी कैटेगरी 1 ब्रांच। कि सपोज एक बोरोवर है वो अपना ऑथराइज डीलर चेंज करवाना चाहता है, तो ऑथराइज डीलर भी चेंज करवा सकता है, बट उसने क्या करना है, जो उसका पुराना ऑथराइज डीलर था उससे क्या लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है कि हाँ आप इसका ऑथराइज डीलर चेंज कर दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज इन द नेम ऑफ द बोरोवर द कंपनी। ठीक है, सपोज मैं एक बोरोवर हूं, मैंने ईसीबी ले रखी है, तो अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अपना नाम क्या कर लूं, चेंज कर लूं। तो क्या मुझे अपना नाम चेंज करने की परमिशन है, क्या एडी ब्रांच मुझे वो परमिशन दे सकता है? तो उसका आंसर है यस, उस चीज की आपको परमिशन है, बट उसकी कंडीशन क्या है, जैसे मैं एक कंपनी हूं, मैंने ईसीबी ली हुई है, मैं जब अपना नाम चेंज करूंगा, तो जब भी कंपनी कोई भी अपना नाम चेंज करती है तो उसको क्या करना पड़ता है, जो आरओसीज होते हैं, आरओसीज बेसिकली रजिस्टर ऑफ कंपनी, उनके पास वो रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ती है, वहां से परमिशन आती है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, चेंज अपना नाम कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या कोई भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से जिनसे नाम चेंज करने की परमिशन आनी थी वो आ चुकी है, मेरे पास उस चीज का एविडेंस है कि मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है,
वो अगर मैं जाके अपने ऑथराइज्ड डीलर बैंक को देता हूं तो उस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, मेरे नाम को चेंज करने की परमिशन दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है दैट इज ट्रांसफर ऑफ ईसीबी। ट्रांसफर ऑफ ईसीबी में मतलब सपोज कोई दो कंपनीज थी, उनका आपस में मर्जर हो गया, ठीक है, या एक कंपनी थी उसका आपस में डीमर्जर हो गया, अमलगमेशन होगी। मतलब मर्जर होता है जब दो कंपनीज कंबाइन होती हैं, डीमर्जर होता है जब दो कंपनीज अलग होती हैं। ठीक है, अमलगमेशन अमलगमेशन मर्जर डीमर्जर के बीच में ही आ जाता है। ओके, तो उस केस में बेसिकली क्या होता है, सपोज कंपनी ए है, कंपनी ए ने अपनी कोई ईसीबी ले रखी है। ठीक है, कंपनी ई के पास ईसीबी थी। ओके, अब कंपनी स्प्लिट हो गई है, एक कंपनी बन गई है एबीसी, एक कंपनी बन गई है डीईएफ। ठीक है, बट ईसीबी तो कॉमन है, अब इसके अंदर भी ईसीबी जाएगी। सपोज सारी की सारी ईसीबी कौन एक्वायर कर लेता है, एबीसी एक्वायर कर लेता है। तो अब यहाँ क्या होगा, जो ईसीबी थी, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग थी, जो एक कंपनी के नाम पे थी, वो किसके नाम पे जाने वाली है, एबीसी कंपनी के नाम पे जाने वाली है। तो इस केस में जो ट्रांसफर्स हैं उनको भी क्या करा जा सकता है, परमिट करा जा सकता है। बट सिर्फ हमने यही देखना है कि जो भी एप्लीकेबल लॉज है या जो भी रूल्स है उनको क्या हो रहे हैं, प्रॉपर सेटिस्फाई हो रहे हो विद रिगार्ड्स टू द मर्जर डीमर्जर या किसी भी तरीके से जो कंपनी की क्या हो रही है जब वो रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज चेंज इन द रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। चेंज इन द रिकॉग्नाइज्ड लेंडर में रिकॉग्नाइज्ड लेंडर की हमने एक लिस्ट पढ़ी थी, कौन कौन से पर्सन है जो रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स हैं, जो क्या कर सकते हैं, लैंडिंग सर्विसेज आगे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या उनके अंदर उनको भी चेंज करा जा सकता है? द आंसर इज यस। तो बैंक्स में अप्रूव द रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन द रिकॉग्नाइज्ड डीलर्स प्रोवाइडेड मतलब कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं कि जो कि ओरिजिनल लेंडर था एंड जो भी न्यू लेंडर है वो दोनों क्या होने चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड लेंडर होने चाहिए। मतलब कि सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कंपनी हम सेम रखते हैं। ए ने पहले जो कमर्शियल बोरिंग ले रखी थी वो ले रखी थी एबीसी से ईसीबी। ठीक है, अब वो चाहता है कि मेरा ईसीबी कर दो डीईएफ से, बट अगर डीईएफ एलिजिबल है, एलिजिबल कहां है, इन द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स, तो क्या कर सकता है, परमिशन है। अगर ये एलिजिबल नहीं है तो परमिशन नहीं है। तो जो भी आपका न्यू पर्सन होगा, जो भी आपका न्यू लेंडर होगा, वो भी क्या होना चाहिए, जो भी आपका न्यू लेंडर होगा वो बेसिकली क्या होना चाहिए, वो भी अप्रूव लिस्ट के अंदर आना चाहिए, वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड लेंडर की लिस्ट के अंदर आना चाहिए, तब भी उस चीज को क्या करा जा सकता है, परमिट करा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर एक ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि जब आप अपना लेंडर चेंज कर रहे हो उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी ईसीबी की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड लेंडर अपना चेंज करवाने के लिए दो कंडीशंस क्या क्या हैं, दो कंडीशंस बेसिकली कि जब आपको रिकॉग्नाइज्ड लेंडर चेंज कराना है तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आती है कि वो क्या होना चाहिए, लेंडर रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ओके, सेकंड, टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर ये चीज है तो आप क्या कर सकते हो, चेंज इन रिकॉग्नाइज लेंडर को चेंज करा जा सकता है। उसके बाद चेंज इन द नेम ऑफ द लेंडर, कि जैसे हमने अभी देखा था चेंजेस इन द नेम ऑफ द बोरोवर। सिमिलरली जब लेंडर के नेम में चेंज करा जा सकता है, द आंसर इज यस। बट उसके अंदर आपने सिर्फ क्या चेक करना है कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो बोनाफाइड होनी चाहिए एंड जो भी आपकी ईसीबी है उसके अंदर जो भी रूल्स लग रहे थे, जो भी एप्लीकेबल गाइडलाइंस उनका क्या हो रहा हो, कंप्लाई हो रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज को भी परमिट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज प्री पेमेंट ऑफ ईसीबी। मतलब जो भी आपने ईसीबी ली है क्या उसको आप टाइम से पहले पे कर सकते हो, द आंसर इज यस। प्री पेमेंट ऑफ एसीबी में बी अलाउड सब्जेक्ट टू द कंडीशन विद द स्टिपुलेटेड मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी एज एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्टेड लोन अंडर दीज गाइडलाइंस। कि जो भी मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी की गाइडलाइंस थी उसके अंदर रहते हुए आप क्या कर सकते हो, ईसीबी की प्री पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैंसिलेशन ऑफ एलआरएन। एलआरएन क्या था, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसके अंदर क्या था कि जब भी आपको ईसीबी लोगे आप उसकी इंफॉर्मेशन किसको पास ऑन करोगे, आरबीआई को पास ऑन करोगे। आरबीआई उसके बेसिस पे आपको क्या करेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करेगा जिसको कहा जाएगा लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। जो भी विद उस लोन के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन होगी, कोई भी अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन पास करनी है, वो एलआरएन के बेसिस पे की जाएगी। उस पर एलआरएन क्या करा जाएगा, स्पेसिफाई करा जाएगा। तो कैंसिलेशन ऑफ आरएन भी परमिटेड है। उसके लिए बेसिकली क्या है, दो कंडीशन है कि एक तो एसएलआरएन के अगेंस्ट कोई ड्रॉ डाउन नहीं होने चाहिए। सेकंड, जो भी आपके ईसीबी रिटर्न जाती हैं, ईसीबी 2 रिटर्न है, वो अब तक क्या होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए। अगर वो चीजें हो चुकी हैं तो आप क्या कर सकते हो, डीएसआईएम के पास जाके अपना क्या करा सकते हो, कैंसिल करवा सकते हो एलआरएन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज चेंज इन द एंड यूज ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स। हमने कुछ डिस्कस करे थे ईसीबी प्रोसीड्स के एंड यूज, कि जो ईसीबी प्रोसीड्स है वो कहां कहां ही यूज हो सकती हैं। उसके अंदर हमने तीनों ट्रैक्स की चीजें पढ़ी थी। तो जो भी एंड यूज ऑफ ईसीबी था, सपोज आपने जब ईसीबी लिया वो अपने पर्पस ए के लिए लिया,
ठीक है, सपोज आपने ऑन लैंडिंग के लिए ले लिया कि मैं क्या करूंगा, ऑन लैंडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। अब आप कह रहे हो कि मैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगाना चाहता हूं, तो क्या मैं उस चीज को भी परमिट कर सकता हूं? तो उस चीज को भी परमिट करा जा सकता है, बट उसके अंदर कंडीशन क्या है कि जो भी आपका न्यू एंड यूज होगा, जो प्रपोज एंड यूज होगा, वो भी क्या होना चाहिए, परमिसेबल होना चाहिए अंडर द ईसीबी गाइडलाइंस। ठीक है, अगर तो वो ऑलरेडी परमिटेड है तो आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भी उसको एंड यूज को चेंज कर सकते हो। इन केस वो परमिटेड नहीं है तो आपको क्या जाना पड़ेगा, अप्रूवल रेट के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ, जो भी आपका एंड यूज था उसको क्या करा जा सकता है, चेंज करा जा सकता है, बट क्या होना चाहिए, न्यू एंड यूज जो भी आपका होगा should be permitted। ओके, ठीक है, इसके अंदर भी क्या कर सकते हो आप, दो पार्ट्स बना सकते हो, एक ऑलरेडी इन द लिस्ट, ठीक है, नॉट इन लिस्ट, जो हमने लिस्ट पढ़ी थी एंड यूज की। ठीक है, अगर तो ऑलरेडी इन यूज है तो आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जा सकते हो कि आपको स्पेसिफिक परमिशन के लिए लेनी नहीं पड़ेगी। अगर आपका लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल रूट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द एंड यूज कि उसको किस तरीके से चेंज करा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ईसीबी। तो बैंक्स में अप्रूव द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ईसीबी, बट उसके अंदर उन्होंने ये देखना है कि ड्रॉ डाउन या रीपेमेंट शेड्यूल के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, एवरेज मेच्योरिटी एंड ऑल इन कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सॉरी, ईसीबी के अमाउंट को रिड्यूस करा जा सकता है, चाहे उससे ड्रॉ डाउन रीपेमेंट शेड्यूल चेंज हो रहे हो, चाहे एवरेज मैच्योरिटी पीरियड चेंज हो रहा हो, चाहे ऑल इन कॉस्ट पीरियड चेंज हो रहा हो। बट उसके अंदर हमने सिर्फ ये देखना है कि जो भी एप्लीकेबल गाइडलाइंस उनको क्या कर रहे हो, कंप्लाई कर रहे हो, तो अमाउंट को रिड्यूस करा जा सकता है, चाहे उससे जो मर्जी चेंजेस हो। सिर्फ हमने क्या चीज देखनी है कि जो भी हमारी गाइडलाइंस है उनको क्या हो रहा हो, कंप्लाई हो रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंजेस इन ऑल इन कॉस्ट ऑफ ईसीबी। हम ऑल इन कॉस्ट की डेफिनेशन बढ़ के आए थे कि ऑल इन कॉस्ट में बेसिकली सभी तरीके के जो चार्जेस है उसको ऐड कर दिया जाता है, इंटरेस्ट, इशुएंस चार्जेस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऑल इन कॉस्ट की अमाउंट को भी क्या करा जा सकता है, बढ़ाया कम किया जा सकता है, बट उसके अंदर भी हमने क्या देखना है कि जो भी ईसीबी नॉर्म्स हैं फॉर द ऑटोमेटिक रूट उसके अंदर ही रहते हमने क्या करना है, उस चीज को परमिट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है रीफाइनेंसिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग ईसीबी। ठीक है, banks may allow the refinancing of ECB by raising fresh ECB provided that the outstanding maturity of the original borrowing is not reduced and all-in cost of ECB is lower than the existing ECB। ये हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि जब रीफाइनेंसिंग ऑफ ECB वाले टॉपिक का सेम मतलब था जो हमने पॉइंट नंबर 7 के अंदर कवर करा। इसके अंदर एक चीज ये नहीं है कि फर्दर रीफाइनेंसिंग ऑफ ECB रेज्ड अंडर द प्रीवियस ECB फ्रेमवर्क may also be permitted subject to the additionally ensuring that the borrower is eligible to raise ECB under the extant framework। बेसिकली कि अगर आप जो पुराना ECB फ्रेमवर्क था, अगर आपने उसके अंदर कोई ECB रेज कर रखी थी, उसको भी रीफाइनेंस करने की परमिशन दी जा सकती है, बट उसके अंदर हमने सिर्फ ये देखना है कि जो बोरोअर है वो अब नए फ्रेमवर्क के अंदर भी क्या हो, एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद जब भी हमने अभी ऊपर एम तक A to M कुछ रिक्वेस्ट देखी जो एडी कैटेगरी ब्रांच क्या कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। ठीक है, उनको परमिट कर सकता है। जब वो चेंजेस परमिट कर रहा है तो एडी कैटेगरी 1 ब्रांच को क्या क्या चीजें इंश्योर करनी है, इंश्योर क्या क्या करनी है। सबसे पहले तो जो भी आपका रिवाइज एवरेज मेच्योरिटी या ऑल इन कॉस्ट आएगी वो क्या होनी चाहिए, विद इन कंफर्मिटी विद द एप्लीकेबल सीलिंग्स एंड गाइडलाइंस की उनके अंदर रहते ही सारी चीजें हमने अब परमिट करी हो। सेकंड, चेंजेस जो भी हमने परमिट करे हैं वो ईसीबी के टेन्योर के अंदर ही क्या होने चाहिए, इफेक्टिव में आ जाने चाहिए। उसके बाद जो भी आप ईसीबी कंटिन्यू कर रहे हो, न्यू ईसीबी जो भी आपकी बनेगी विद चेंज ईसीबी जिसको हम बोल रहे हैं, वो जो भी उसके ऊपर गाइडलाइंस लग रही हो उन्होंने क्या करना है, वो गाइडलाइंस वो क्या कर रहे हो, प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज बोरोइंग्स बाय द एंटिटीज अंडर इन्वेस्टिगेशन। ऐसे एंटिटीज के द्वारा बोरोइंग करना जिनके ऊपर किसी ना किसी तरीके की क्या चल रही हो, इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। ठीक है, सो ऐसे एंटिटीज क्या हैं, पैसा रेज कर सकती हैं थ्रू द ईसीबीज, बट उनके ऊपर कंडीशन क्या है कि वो क्या होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए। सबसे पहले तो जो एलिजिबल लिस्ट ऑफ बोरोवर्स है उसके अंदर उनका नाम आना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी ईसीबी रेंज कर सकते हैं। सेकंड, जो भी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एडजुडिकेशन या अपील कोई भी चल रही है, उसके बारे में क्या करना है, आपको आपके एडी कैटेगरी 1 ब्रांच को बताना है। वो क्या करेगा, आगे आरबीआई को बताएगा। जब इनके ऊपर अप्रूवल आ जाएगी, सपोज आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, आपने बैंक को बताया, ठीक है, कि मैं ईसीबी रेंज करना चाहता हूं, बट मेरे ऊपर ये इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं। एडी कैटेगरी 1 ब्रांच ने सेम रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड कर दी, आरबीआई को फॉरवर्ड कर दी। आरबीआई ने सब कुछ जज करा और मुझे क्या दे दिया, अप्रूवल लेटर दे दिया। तो क्या करेगा, जब मेरे पास अप्रूवल लेटर आ जाएगा तो आरबीआई वो
जो भी जिन 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 लोगों ने भी मेरे ऊपर क्या चलाई हुई थी, इन्वेस्टिगेशन, एडजुडिकेशन या अपील, उनको भी क्या करेगा, अप्रूवल लेटर की कॉपी फॉरवर्ड करेगा कि मैंने इसको क्या दिया, अप्रूवल दी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज ईसीबी बाय एंटिटीज अंडर जॉइंट वेंचर फॉर्म और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर। ठीक है, जो जेएलएफ और सीडीआर के अंदर ईसीबी तभी रेस करी जा सकती है जब हमें जेएलएफ सीडीआर एम्पावर्ड कमेटी से क्या मिल जाए, परमिशन मिल जाए, उसके बिना आप क्या कर ईसीबी रेज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस। इसके अंदर बेसिकली कि गाइडलाइन से जो कंप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी आती है, बोरोवर की आती है, क्योंकि बोरोवर रेस करता है तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द हैंड ऑफ द बोरोवर ओनली। ठीक है, बट जो हमारा 80 कैटेगरी 1 ब्रांच है, जो हमारा ऑथराइज डीलर है, उससे ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो ये इंश्योर कराए कि जो भी गाइडलाइंस थी विद रिगार्ड्स टू द ईसीबी वो क्या करी जा रही हो, फॉलो करी जा रही हो बाय द बोरोवर्स, बोरोवर्स ने वो क्या करी हो, पूरी की पूरी गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करा हो। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज अ टॉपिक कॉल्ड ईसीबी अरेंजमेंट्स प्रायर टू द दिसंबर 2015। ये भी इतना रेलिवेंट नहीं है बट स्टिल हम पढ़ लेते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या है, ऑल ईसीबी लोन एग्रीमेंट्स जो कि कब हुए थे, दिसंबर 2015 से, वो कंटिन्यू कर सकते हैं विद द प्रीवियस शेड्यूल्स, बट उसके अंदर आपने क्या है, कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या हैं कि उसके अंदर बेसिकली क्या था कि दिसंबर 2015 से पहले कुछ पुराने गाइडलाइन चलते थे, उसके अकॉर्डिंग अगर हमने कोई लोन लिया, हम आज भी उस लोन को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट उसके अंदर क्या था, बोरोवर्स को एक टाइम लिमिट दी गई कि आपने अप्रूवल तो ले ली दिसंबर 2015 से पहले, बट आपने जो पैसा है वो मार्च 31 2016 से पहले पहले रेस करके रख लेना है। वो किन किन चीजों के लिए करा जा सकता था, ईसीबी फैसिलिटीज फॉर द वर्किंग कैपिटल बाय द एयरलाइन कंपनीज, ईसीबी फैसिलिटीज फॉर द कंसिस्टेंट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स अंडर द यूएसडी 10 बिलियन स्कीम, ईसीबी facility for low cost affordable housing projects। लो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की डेफिनेशन यहाँ की दी गई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर जो उनकी इन्वेस्टमेंट दी गई थी। तो अगर आप इन तीन पर्पस के लिए लोन लेना चाहते हो एंड आपका जो लोन है, लोन का जो एग्रीमेंट है वो दिसंबर 2015 से पहले हो चुका है, तो आपको एक टाइम लिमिट दे दी गई थी कि मार्च 31 2016 से पहले क्या करो, आप अपने लोन उठा लो। ठीक है, लोन उठा के उनका बेसिकली क्या कर लो, एलआरएन ले लो, ताकि वो लोन आपको क्या कर दिया जाए, परमिट कर दिया जाए। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि अब इरेलीवेंट हो चुका है, इट्स 2024 नाउ, वो 2015 की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट वाज फ्रेमवर्क फॉर द इशुएंस ऑफ रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज। हमने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं ओवरसीज के अंदर। ठीक है, उनका इशू करने के लिए हमारे पास क्या फ्रेमवर्क है, हम उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स। ठीक है, फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स में बेसिकली क्या है, इंडियन एंटिटीज क्या कर सकती है, प्लेन वनीला रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर सकती हैं फॉरेन के अंदर, बट कहाँ कर सकती हैं, जो हमारी एफएटीएफ थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो क्या करती है, फाइनेंशियल सेंटर्स बनाती है। तो जो भी फाइनेंशियल सेंटर्स बनाए गए हैं फाइनेंशियल टास्क फोर्स के द्वारा, उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने रूबिनेटेड बॉन्ड इशू कर सकते हैं। जब हम इशू कर रहे हैं तो रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स हम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी इशू कर सकते हैं, या जो भी हमारी होस्ट कंट्री होगी उसकी स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर भी हम क्या करा सकते हैं, उस चीज की लिस्टिंग करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अवेलेबल रूट्स एंड लिमिट्स ऑफ बोरोइंग्स। तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भी आप बोरिंग कर सकते हो एंड अप्रूवल रूट के अंदर भी आप कर सकते हो। ऑटोमेटिक रूट की लिमिट क्या है, अगर आपकी जो इशुएंस है, इशुएंस की अमाउंट है जो आप बोरो करना चाहते हो वो 50 बिलियन रुपीस के अंदर है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जा सकते हो। अगर आप 50 बिलियन रुपीस के ऊपर की परमिट, 50 बिलियन डॉलर के ऊपर की बोरिंग्स उठाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उस केस में आप सिर्फ अप्रूवल रूट के थ्रू ही जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसी चीज के अंदर कि जो इशुएंस ऑफ रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स होगा उसके ऊपर एक एग्रीगेट लिमिट भी लगेगी। एग्रीगेट लिमिट कितनी है, 2443.23 बिलियन रुपीज फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कॉर्पोरेट डेट। कॉर्पोरेट डेट के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो उसके ऊपर ये लिमिट भी लगने वाली है। तो बेसिकली इसके अंदर हमने तीन लिमिट्स पढ़ी। सबसे पहले आप दोनों रूट के थ्रू जा सकते हो, अप्रूवल रूट के थ्रू भी। ठीक है, दो रूट्स हैं, अप्रूवल, ठीक है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में आप कब जा सकते हो, जब आपकी बोरिंग्स क्या हो, लेस देन 50 बिलियन INR। ठीक है, अप्रूवल रूट के थ्रू जब आपकी बोरिंग्स क्या हो, ग्रेटर देन 50 बिलियन INR। ठीक है, उसके अलावा इनके ऊपर क्या लगेगी, सेक्टोरल लिमिट। सेक्टोरल की लिमिट कितनी है, 2443.23 बिलियन, 2443.23 बिलियन। तो इसके ऊपर ही हमने क्या पढ़ी, लिमिट्स पढ़ी विद रिगार्ड्स टू द रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में मतलब क्या क्या कौन कौन इशू कर सकता है, मेच्योरिटी कौन होगी, इन्वेस्टर्स कौन होंगे, एलिजिबल बोर्डर्स कौन होंगे, वो हम देखने वाले हैं। मिनिमम मेच्योरिटी क्या है, हम ये जा रहे हैं हम ट्रैक 3 पे। ट्रैक 3 की मिनिमम मेच्योरिटी की है क्या थी, 3 to 5 years डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट आप कितना रेस कर रहे हो। तो मिनिमम मेच्योरिटी कितनी है, 3 years। इसके अंदर भी अगर आप कॉल या पुट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हो तो जब तक आपकी मिनिमम मेच्योरिटी पूरी नहीं हो सकती उससे पहले वो नहीं होनी चाहिए, एक्सरसाइजेबल नहीं होनी चाहिए। सेकंड, एलिजिबल बोर्ड्स की भी हम लिस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने ये भी देखा था जो RAITs एंड INVITs जो कि सेबी के फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं वो भी क्या थे, एलिजिबल थे। उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर्स के हम लिस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट उसके अंदर हमने ये देखना है कि जो भी रिकॉग्नाइज्ड जो इन्वेस्टर होगा वो जिस भी कंट्री का वो रेजिडेंट है उस कंट्री ने कुछ क्या करो कंडीशंस फॉलो करिए। कंडीशंस क्या क्या है कि जो भी वो कंट्री का रेजिडेंट है वो कंट्री क्या हो, FATF की मेंबर हो या FATF स्टाइल रीजनल बॉडी की क्या हो मेंबर हो, या तो FTF की ही मेंबर हो या FTF जैसी ही किसी पार्टी की क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो मेंबर हो। नेक्स्ट, जो भी उनका मार्केट रेगुलेटर है, जो भी उस कंट्री का, लाइक इंडिया के अंदर सेबी है, जो भी उस कंट्री का रेगुलेटर है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेक्टोरल कमीशंस के क्या क्या हो, बेसिकली सिग्नेटरी हो, ठीक है। उनके अंदर जो उन्होंने मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू करे थे विद द सेबी, उनको क्या करा उसने बेसिकली साइन करा हो। तो जो भी जैसे क्या था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन थी, सारे जो रेगुलेटर्स उनकी बेसिकली आप लगा लो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपस में क्या करते हैं, MOU साइन करते हैं, इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तो जो भी कंट्री है उसने बेसिकली इंडिया के साथ वो क्या करा हो, MOU साइन करा हो। उसके अलावा वो कंट्री किसी भी तरीके से FATF की पब्लिक स्टेटमेंट लिस्ट के अंदर नहीं आनी चाहिए। पब्लिक स्टेटमेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन सी पार्टीज आती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ऐसी कंट्रीज या ऐसी जुरिडिक्शंस जिनके ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या कॉम्बैटिंग फाइनेंस टेररिज्म डेफिशिएंसीज नॉर्म्स लग चुके हैं और उनके ऊपर काउंटर मेजर्स अप्लाई कर दिए गए हैं, या उनके ऊपर डेफिशिएंसीज लगी थी बट उन्होंने अभी तक सफिशिएंट मेजर्स नहीं लिए ताकि उस डेफिशिएंसीज को कम करा जा सके। तो ये दोनों तरीके की जुडिक्शंस किसके अंदर आ जाती है, पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ द FATF के अंदर आ जाती हैं। तो अगर कोई भी कंट्री इस लिस्ट में आती है तो उसके वहां पे हम क्या नहीं कर सकते, रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू नहीं कर सकते। तो रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स किसमें नहीं इशू करे जा सकते, ऐसी कंट्री के रेजिडेंट्स को जो कंट्री या तो FATF का मेंबर नहीं है या FATF के स्टाइल की तरह किसी और के मेंबर नहीं है, उनका जो सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर है उसने सेबी के साथ MOU साइन नहीं करा हुआ, या वो कंट्री क्या है पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ FATF के अंदर आती है, तो उस केस में हम रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स इनको इशू नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विद रिगार्ड्स टू द रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड, उनके हम पैरामीटर्स ही पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल इन कॉस्ट। ऑल इन कॉस्ट में क्या था कि ऑल इन कॉस्ट हम ऑलरेडी मीनिंग पढ़ चुके हैं। तो जो ऑल इन कॉस्ट होगी ऑफ द बोरिंग बाय द इशुएंस ऑफ द रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड शुड बी कमेंसुरेट विद द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन, कि जो भी आप अपनी ऑल इन कॉस्ट रखने वाले हो विद रिगार्ड्स टू द रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड वो प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस के विद नॉर्म्स होनी चाहिए, उनके अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंड यूज प्रिस्क्रिप्शन, कि बेसिकली जब आपने पैसा उठा लिया तो किस किस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, उनके एंड यूज कहाँ का परमिटेड है, ठीक है। तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो एक्सेप्ट दिस 5 आइटम्स। 5 आइटम्स सेम है, हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। 5 आइटम्स में क्या क्या आता है, रियल एस्टेट एक्टिविटीज में टाउनशिप को बनाना और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बनाना इंक्लूड नहीं होता। रियल एस्टेट एक्टिविटीज बेसिकली आप क्या कर रहे हो, स्पेकुलेशन कर रहे हो, आपने रियल एस्टेट कोई लैंड कोई सपोज बिल्डिंग उठाई, जब वो महंगी होगी आपने बेच दी, दैट इज रियल एस्टेट एक्टिविटी, उसके लिए भी इस चीज की परमिशन नहीं है। आप पैसा उठा के कैपिटल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इक्विटी इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिकली नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी हमारी FDI पॉलिसी के अंदर गाइडलाइंस दी गई हैं उसके अंदर जो एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है उसके लिए भी आप इस पैसे को यूज नहीं कर सकते। परचेज ऑफ लैंड के लिए भी पैसा नहीं यूज कर सकते, एंड आप किसी भी ऐसी एंटिटी को लोन नहीं दे सकते जो ये ऊपर वाले क्या हो फंक्शंस परफॉर्म कर रही हो। ये सेम 5 चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर आता है दैट इज एक्सचेंज रेट फॉर कन्वर्जन। तो बेसिकली क्या है, हम पैसा उठा रहे हैं फॉरेन से बट बॉन्ड इशू हो रहा है रुपी के अंदर, तो फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगी, तो उस चीज में क्या होगा, एक्सचेंज रेट इन्वॉल्व होगा। तो एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है, एक्सचेंज रेट विल बी द मार्केट रेट ऑन द डेट ऑफ द सेटलमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन अंडरटेकन, कि जिस दिन आप ट्रांजैक्शन करोगे उस दिन का जो उस डेट को बोलेंगे सेटलमेंट डेट। तो सेटलमेंट डेट का जो मार्केट रेट होगा हम वो क्या लेंगे, उस चीज को ही एक्सचेंज रेट एज अ लेने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैजिंग बेसिकली क्या है कि जो भी ओवरसीज इन्वेस्टर होंगे जिसने रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड में पैसा डाला होगा उनको परमिशन है कि वो अपने पूरे के पूरे एक्सपोजर को क्या कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। हेज किस तरीके से करा जा सकता है, हमारे जो एडी कैटेगरी 1 ब्रांच है उसके साथ आप क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ले सकते हो। इसके अलावा जो भी ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ द डेजिग्नेटेड ब्रांचेस क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर भी डीलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज हमारे पास लेवरेज रेशो। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरो कर रहा है
उसके रिगार्डिंग जो भी उनको लेवरेज रेशो प्रेस्क्राइब करी गई है बाय द रेगुलेटर अंडर एनी प्रूडेंशियल नॉर्म, उनको क्या करना है उसको भी फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग। इस चीज की आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करेगा कौन, जो हमारा ऑथराइज्ड बैंक होगा। रिपोर्टिंग करेगा किसको, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग डिवीजन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द आरबीआई को आपने क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या देनी है कि आपके एक्चुअल ड्रॉडाउन कितने थे, एक्चुअल रीपेमेंट्स कितनी थी, ठीक है, इन चीजों के बारे में बताना है। क्या आपने ट्रांजेक्शन करी उस चीजों के बारे में बताना है। ये आपने बताना किसके विद रिलेट टू विद एवरी लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। तो लोन रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड इसलिए करा जाता है कि किसी लोन के बारे में पता लगाया जा सके, ठीक है। उसके बाद जो भी ये ट्रांजेक्शन हुई हैं, इन चीजों की रिपोर्टिंग आपने क्या करनी है, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उसी दिन आपने क्या कर देनी है, इस चीज की ईमेल फॉरवर्ड कर देनी है कि इस विद रिगार्ड्स टू दिस लोन रजिस्ट्रेशन नंबर ये ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है। नॉर्मली हमने ऊपर क्या देखा था कि जो बोरोवर्स है वो फॉर्म 83 और ईसीबी 2 रिटर्न्स भेजते हैं। तो जो ये इन्फॉर्मेशन अभी हमने पढ़ी, ये विद एडिशन टू दीज फॉर्म्स आती है कि फॉर्म 83 तो आपने भेजना ही भेजना है, ईसीबी 2 रिटर्न तो आपने भेजनी ही भेजनी है। उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ड्रॉडाउन और रीपेमेंट्स आपको क्या करनी है, वो भी अलग से फॉरवर्ड करनी है टू द आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज अदर प्रोविजंस। अदर प्रोविजन में मतलब बेसिकली कि जो भी हमने इस भी फ्रेमवर्क की ऊपर प्रोविजंस पढ़ी थी, लाइक ऑब्टेनिंग एलआरएन, पार्किंग ऑफ प्रोसीड, सिक्योरिटी गारंटी ऑफ द बोरोवर्स एटसेट्रा, वो भी रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स के ऊपर क्या होने वाली है, एप्लीकेबल होने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो भी आप अपना लोन एग्रीमेंट कर रहे हो, लोन एग्रीमेंट के अंदर आपने क्या करना है, क्लोज डालना है। क्लोज क्या डालना है, जिससे आपको क्या पता लग सके जो भी आपके प्राइमरी बॉन्ड होल्डर्स हैं उनकी क्या मिल सके, आपको लिस्ट मिल सके, ताकि आप वो लिस्ट क्या कर सको, अपने जो प्राइमरी रेगुलेटर्स हैं लाइक आरबीआई, उसको फॉरवर्ड कर सको कि हमने जो बॉन्ड इशू करे थे आज ये बॉन्ड्स इन लोगों के हाथ में, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका एग्रीमेंट होगा उसके अंदर एक ये भी डील होनी चाहिए कि जो भी आपके बॉन्ड्स होंगे वो जब भी आपने उनको सेल करना है, ट्रांसफर करना है या कहीं किसी भी जगह आपने उसको एज सिक्योरिटी देना है, तो जो भी आपकी आईओ एससीओ या एफएटीएफ आईओसीओ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सिक्योरिटीज कमीशन थी या एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स थी, उनकी जो भी जुरिडिक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करके ही आप उनकी सेल ट्रांसफर या उनको एज ऑफर सिक्योरिटी करोगे। तो ये भी क्या करना है, आपको अपने लोन एग्रीमेंट के अंदर एक क्लोज डलवाना है। तो लोन एग्रीमेंट के अंदर आपने बेसिकली 2 क्लोज डलवाने हैं। एक क्लोज जिससे आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, लिस्ट मिल सके। सेकंड कि जब आप उनकी सेल ट्रांसफर एज अ सिक्योरिटी उनको कहीं रखोगे तो आप आईओएससीओ और एफएटीएफ के जुडिक्शनल गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, ठीक है। दिस वाज अबाउट द अदर प्रोविजंस की सारी प्रोविजंस उन पे क्या होने वाली है, एप्लीकेबल, बाकी भी होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज रूटिंग ऑफ फंड्स रेज्ड अब्रॉड टू इंडिया, कि आपने फंड्स रेज करे अब्रॉड, अब उसको इंडिया के अंदर लाना है तो कैसे ला सकते हो। तो इंडियन कंपनीज या उनके जो ऑथराइज्ड बैंक्स हैं, दे आर नॉट अलाउड टू इशू एनी गारंटी, direct or indirect guarantee or create any contingent liability or offer in any security except for the purposes explicitly permitted, कि आप किसी भी तरीके की कोई भी गारंटी, कोई भी कंटीजेंट लाइबिलिटी, कोई भी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करोगे अनलेस वो क्या हो, पर्पस एक्सप्लिसिटली परमिटेड है। क्योंकि अगर तो परमिटेड है तो प्रोवाइड कर सकते हो, अगर परमिटेड नहीं है तो प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद जो भी फंड रेस किए गए हैं बाय द ओवरसीज होल्डिंग या ओवरसीज मतलब ओवरसीज कंपनी ने अगर फंड रेस करें ताकि वो इंडियन कंपनी को क्या कर सके, रिपोर्ट कर सके, ठीक है। तो वो पैसा इंडिया में तब तक यूज नहीं करा जा सकता जब तक उसके रिगार्डिंग जनरल या स्पेसिफिक परमिशन हमारे पास नहीं। तो बेसिकली जो भी आपने पैसा बाहर रेस करा इंडिया के अंदर आप तभी यूज कर सकते हो जब आपको उसके पास परमिशन होगा। तो जनरल परमिशन है तो ठीक है, स्पेसिफिक परमिशन है तो आपको उसके लिए क्या लेनी पड़ेगी, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस वाज आवर टॉपिक दैट वाज विद रिगार्ड्स टू द फ्रेमवर्क फॉर द इशू ऑफ रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स, की रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड अगर हमने ओवरसीज इशू करना है तो वो किस तरीके से करे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज नॉन रेजिडेंट गारंटी फॉर डोमेस्टिक फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज। सो borrowing and lending in Indian rupees between two residents does not attract any provisions of the FAMA Act 1999. Reason being FAMA Act तभी एप्लीकेबल होता है जब फॉरेन करेंसी की क्या होती है बीच के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। सो इसके अंदर बेसिकली क्या है, सपोज दो रेजिडेंट्स ने आपस में कॉन्टैक्ट आपस में को डील कर रहे थे, सपोज आपस में लोन ले रहे थे, तो उसके अंदर तो फॉरेन एक्सचेंज आया नहीं, फैमा के प्रोविजन लगे नहीं, बट एक रेजिडेंट की जो गारंटी है वो किसने दी है, किसी नॉन रेजिडेंट ने दी है, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि जब तक वो गारंटी इन्वोक नहीं होगी तो तब तक तो फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट आएगी नहीं और तब तक फैमा के रेगुलेशंस नहीं लगेंगे। बट इन केस अगर सपोज उस पर्सन की गारंटी इन्वोक हो गई, कि सपोज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इसके अंदर ए, इसको एग्जांपल लेते हैं हम ऐसे, एक पर्सन है राम, ठीक है, एक पर्सन है श्याम, ओके। इन दोनों के बीच में क्या हो रखा है, लोन कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है।
राम ने लोन दिया है शाम को, ठीक है। राम कहता है कि जी मैंने तेरे को लोन दिया, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं कि तू पैसा पे करेगा, तू मेरे लिए गारंटी लेके। शाम जाता है अपने फ्रेंड जोन के पास, जोन को बोलता है भाई मैंने लोन लिया है, मेरे को गारंटी चाहिए। जोन क्या करता है, इसको गारंटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। जोन बंदा है सपोज यूएसए का, कि अगर शाम ने पैसा नहीं दिया तो मैं पैसा पे करूंगा, ठीक है। इस जो राम और शाम की ट्रांजेक्शन थी, इसके अंदर किसी भी तरीके से फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है नहीं, तो इसके अंदर फैमा के रेगुलेशंस नहीं लगते, ठीक है। जोन ने राम को गारंटी दी, उस केस में भी फॉरेन करेंसी अभी तक इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें भी फैमा के रेगुलेशंस नहीं लगते। बट सपोज शाम पैसा देता ही नहीं, तो उस केस में किसको पैसा पे करने का, जोन को पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। जोन जब पैसा पे करेगा तो वो किसके अंदर पे करेगा, फॉरेन करेंसी में पे करेगा, क्योंकि भाई वो तो यूएस का रहने वाला है ना, उसके पास तो डॉलर्स है। तो उस केस में क्या होगा, फैमा के जो रूल्स है वो अप्लाई होंगे। तो उस केस के लिए क्या करा गया, जो भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे, जो भी आपका बेसिकली एग्रीमेंट हो रहा है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कुछ टर्म्स होनी चाहिए। जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो उसकी टर्म्स बेसिकली क्या क्या है। सबसे पहले जो भी आपका नॉन रेजिडेंट गारंटर होगा, अगर उसको अपनी लाइबिलिटी पे करनी है तो वो लाइबिलिटी किस तरीके से पे करता है। इस केस में जब जोन ने पैसा पे करना है फॉरेन करेंसी के अंदर, वो किस किस तरीके से पैसा पे कर सकता है। तो उसके अंदर सबसे पहले अगर उसने इंडिया के अंदर कोई रुपी बैलेंस ऐड करके रखे हैं, वहां से पैसा पे करा जा सकता है। इंडिया के अंदर वो फंड्स को रिमिट कर सकता है, या जो उसका फॉरेन करेंसी एफसीएनआर अकाउंट है या एनआरई अकाउंट है, उसके अंदर भी डेबिट करके वो क्या कर सकता है, पैसे को पे कर सकता है। सो तीन तरीके से पैसे पे कर सकता है। या तो उसके पास ऑलरेडी रुपीस पड़े हैं, उसमें से पैसा पे कर दे, एफसीएनआर या एनआरई अकाउंट में पैसा पे पड़ा है, उसके अंदर से पैसा पे कर दे। कहीं से भी पैसा नहीं पड़ा तो इंडिया के अंदर फंड्स क्या करो, रिमिट करो, और जो गारंटी है उसको पे करो, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब हुआ क्या, देखो इस केस में हमने क्या बोला, शाम ने पैसे नहीं दिए, पैसे किसने दिए, जोन ने। तो अब जोन किससे पैसा वसूल करेगा, शाम से। तो जोन क्या कर सकता है, इसके ऊपर अपना क्लेम डाल सकता है कि भाई तेरे भी यहाँ पे मैंने पैसा दे दिया, मैंने गारंटी दी थी, अब पैसा तो मुझे वापस करेगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर वो उसके ऊपर अपना क्लेम डाल सकता है कि मैंने अब तेरे से पैसा लेना है, एंड उस केस में जो भी रिकवरी होगी वो क्या कर सकता है, वो उसको अपनी रिपार्टिएट करवा सकता है। रिपार्टिएट किस तरीके से करा जा सकता है, चाहे वो इनवर्ड रेमिटेंस करवा ले या फॉरेन करेंसी एनआरई के अंदर डेबिट करवा के उसको रिपार्टिएट करा जा सकता है, ठीक है। जहां पे जब उसने अगर सपोज पैसा है वो रुपी बैलेंसेस के थ्रू पे करा था और गारंटर ने, तो उसके अंदर जो भी है उसने अमाउंट रिकवर करी थी वो उसके एनआरओ अकाउंट के अंदर क्या कर दी जाएगी, क्रेडिट कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग उसके पास क्या है, जनरल परमिशन है। General permission is available to a resident being a principal debtor to make payment to a person resident outside India who has met the liability under a guarantee। तो बेसिकली अब शाम ने इनकेस अगर जोन को पैसा देना तो उसके लिए उसको परमिशन स्पेसिफिकली लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास क्या दी गई है, उसको एक जनरल परमिशन दी गई है। नेक्स्ट, in cases where the liability is met by the non-resident of the fund remitted to India or by debit to the FCNR NRE account। तो अगर हमने तीन मेथड्स पढ़े थे, एक तो हो गया उसने पैसा इंडिया के अंदर रेमिट करवाया, ठीक है। सेकंड, FCNR NRE अकाउंट से डेबिट करवाया। थर्ड, उसने क्या था, जो भी पैसा था उसके पास रुपये के अंदर पड़ा था तो उसने वहां से कटवा दिया। तो अगर तो उसने पैसा रुपये वाले अकाउंट में से कटवाया तो जो भी उसकी रिकवरी होगी उसके एनआरओ अकाउंट में डाल दी जाएगी। अगर उसने पैसा एफसीएनआर एनआरई अकाउंट में डाला है तो जो पैसा उसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, उसके एफसीएनआर एनआरई अकाउंट के अंदर ही डाल दिया जाएगा, ठीक है। और अगर पैसा इंडिया के अंदर रेमिट करा गया था तो वो भी क्या करा जाएगा, उसके एफसीएनआर एनआरई अकाउंट के अंदर रिकवरी जो होगी वो उसके अंदर डाल दी जाएगी, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक ये चीज देखने वाली है कि वो कितना पैसा क्रेडिट कर सकता है मैक्सिमम, जितना उसने एक्चुअली पे करा था। बेसिकली कि सपोज अगर आपने एज अ गारंटर 100 करोड़ पे करे थे तो अब जो मैक्सिमम क्रेडिट अलाउड होगा वो आपको 100 करोड़ का ही अलाउड होगा। ये नहीं होगा कि आप उससे एक्स्ट्रा चार्जेस ले लो तो वो भी आप क्रेडिट कर सकते हो, उसके अंदर वो चीज की परमिशन नहीं है। तो नेट उतना ही आप क्या कर सकते हो, अमाउंट डाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर इस तरीके की कोई भी गारंटी इन्वोक होती है तो उसकी भी क्या करनी है, आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करेगा कौन, बैंक रिपोर्ट करेगा टू द आरबीआई। कब तक करेगा, जिस मंथ के अंदर ये ट्रांजैक्शन हुई थी उस मंथ के नेक्स्ट 10th डे तक आपको इस चीज की क्या कर देनी है, आरबीआई को रिपोर्टिंग कर देनी है। सो दिस वाज रिगार्डिंग विद द गारंटीज। जब कोई नॉन रेजिडेंट गारंटर गारंटी प्रोवाइड करता है फॉर द डोमेस्टिक फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हमने पढ़ी कि किन किन चीजों को आपने क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज द फैसिलिटी ऑफ द क्रेडिट एनहांसमेंट। क्रेडिट एनहांसमेंट बेसिकली क्या होता है, क्रेडिट एनहांसमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्रेडिट एनहांसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द डेट। तो कोई भी डोमेस्टिक बंदा जिसने डेट ट्रेस करना है वो क्या कर सकता है, नॉन रेजिडेंट से क्रेडिट एनहांसमेंट की फैसिलिटी ले सकता है,
ठीक है, चाहे वो रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर रहा हो, डिबेंचर इशू कर रहा हो, तो वो किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटीज ले सकता है फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट एंटिटीज। नॉन रेजिडेंट एंटिटीज कौन कौन हो सकती है, लाइक मल्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, वो क्या कर सकते हैं, क्रेडिट एनहांसमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, लाइक सपोज आई एम एन इंडियन एंटिटी, मुझे क्या करना है, अपने रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड इशू करने हैं, बट मेरी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है इन द फॉरेन मार्केट, तो सपोज हो सकता है लोग पैसा ही ना इन्वेस्ट करें, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फॉरेन रेजिडेंट के पास जाऊंगा, फॉरेन रेजिडेंट इंस्टीट्यूशन के पास, कि सर मैंने ना ऐसा ऐसा करके रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड इशू करने हैं, बट मेरी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, तो आप क्या करो, आप इसके अगेंस्ट ना गारंटी प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो उस केस में सपोज अगर वो नॉन रेजिडेंट एंटिटी गारंटी प्रोवाइड कर देती है, तो बेसिकली क्या होगा, मेरा जो क्रेडिट है उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, कि लोगों का उस बॉन्ड्स के प्रति क्या बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कि हाँ इन केस अगर ये पर्सन जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है वो पैसा नहीं पे कर पाता, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके अगेंस्ट क्या कर देगा, पैसा पे कर देगा। तो बेसिकली जो भी हमारा डोमेस्टिक बोरोवर था उसने क्या करा, अपने क्रेडिट को एनहांस कर दिया, अपनी क्रेडिट की क्वालिटी को बढ़ा दिया बाय रिक्वेस्टिंग द फॉरेन एंटिटी टू बिकम अ गारंटर। ठीक है, तो उसके अंदर वो चीज परमिटेड है, बट उसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ कंडीशंस दी गई हैं, या आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कर सकते हो, बट आपको कुछ कंडीशंस की फॉलोमेंट करनी है। कंडीशंस क्या क्या हैं, जो भी आप डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हो, उनकी जो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 3 साल होनी चाहिए, 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, जो भी इन केस अगर आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, किसी भी तरीके की कॉल या पुट ऑप्शंस दे रहे हो, वो भी आपकी 3 साल की मैच्योरिटी से पहले एक्सरसाइजेबल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो भी आप गारंटी फीस या कोई भी अदर कॉस्ट इस केस के अंदर इशू करोगे, तो वो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अमाउंट जो है वो 100 करोड़ रेज कर रहे हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप किसी ने क्रेडिट एनहांसमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, तो आप उसको गारंटी फीस या अदर कॉस्ट देने वाले हो, तो मैक्सिमम आप कितनी पे कर सकते हो, 2 करोड़ पे कर सकते हो इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सपोज क्रेडिट एनहांसमेंट की जो फैसिलिटी आपने ली थी उसको इन्वोक करा जाता है। ठीक है, इन्वोक मतलब बेसिकली गारंटर गारंटी दी थी, आपने पैसा पे नहीं करा, गारंटी इन्वोक हो गई, गारंटर पैसा दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उसके अंदर इफ द गारंटर मीट्स द लायबिलिटी एंड इफ द सेम इज परमिसेबल टू बी रीपेड इन द फॉरेन करेंसी टू द एलिजिबल नॉन रेजिडेंट एंटिटी, तो जो भी उसके ऊपर सीलिंग्स है, लाइक ऑल इन कॉस्ट की सीलिंग या कोई भी मैच्योरिटी पीरियड की कुछ भी जो भी गाइडलाइंस थी वो क्या होंगी, उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। बेसिकली क्रेडिट एनहांसमेंट हुई, उसकी गारंटी इन्वोक करी गई, पैसा किसने देना था, बोरोवर ने, बोरोवर नहीं दे पाया, पैसा किसने दिया, फॉरेन एंटिटी ने दिया। उस केस में फॉरेन एंटिटी को हमने पैसा पे करना है, तो जब हम उस फॉरेन एंटिटी को पैसा पे कर रहे होंगे उसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल गाइडलाइंस है वो क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, इस केस के अंदर सपोज अब डिफॉल्ट हो गया एंड जो आपने लोन है वो किसके अंदर पे करना है, इंडियन रुपीज के अंदर पे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आप इंटरेस्ट लोगे, इंटरेस्ट कितना लोगे, जो भी आपकी सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ सिक्योरिटीज इशू करती हैं, आप उसकी 5 साल की क्या लोगे, सेकेंडरी मार्केट की यील्ड लोगे, उसके अंदर क्या करोगे, 250 बेसिस पॉइंट मतलब 2.5% ऐड करोगे एंड कंपेयर करोगे उसको किससे, विद द कूपन ऑफ द बॉन्ड। दोनों में से जो भी हायर होगा वो आप क्या करोगे, एज अ इंटरेस्ट उनको सर्विस करोगे। ठीक है, तो बेसिकली 2 चीज हमने क्या क्या देखनी है, एक तो हो गया कूपन अमाउंट, की बेसिकली आपका कूपन बेसिकली कितना इंटरेस्ट विद रिगार्ड टू द डेट इंस्ट्रूमेंट था, उसको बोलते हैं कूपन। ठीक है, सेकंड आपने लेना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की 5 years यील्ड प्लस 250 बेसिस पॉइंट, 250 बेसिस पॉइंट्स मतलब होता है 2.5%, उसके अंदर ऐड करके दोनों में से जो भी क्या होगा, हायर होगा, उस रेट पे क्या करा जाएगा, इंटरेस्ट को सर्व करा जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इन केस ऑफ एनबीएफसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, ऐसी एनबीएफसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के साथ डील करती हैं, वो अगर क्रेडिट एनहांसमेंट की फैसिलिटीज लेना चाहती हैं तो उन्हें एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो भी पोटेंशियल नॉर्म्स डिफाइन किए गए बाय द आरबीआई, उनका क्या करना है, उनको कंप्लाई करना है। ठीक है, इस केस में जो भी उनका नोवेटेड लोन होगा, जो भी नया लोन होगा, वो किसके अंदर डेजिग्नेट होगा, फॉरेन करेंसी के अंदर डेजिग्नेट होगा एंड जो भी एनबीएफ से उसको क्या करना है, वो पूरा का पूरा फॉरेन एक्सपोजर उसको क्या करना है, उसको हेज करवा लेना है एंड जो भी उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग की गाइडलाइंस थी वो भी क्या होने वाली है, उसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाली है। तो एनबीएफसी के केस में बेसिकली क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड, क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी आप ले सकते हो, बट आपको जो भी आपके ऊपर गाइडेंस लग रही है उनको कंप्लाई करना है। सेकंड, आपके ऊपर सारी की सारी रिपोर्टिंग अरेंजमेंट्स भी लगने वाली हैं, जो भी आपका नोवेटेड लोन होगा वो फॉरेन करेंसी के अंदर डोमिनेट होगा, इसलिए आपको क्या करना है, उसको फुली हेज करवा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज ईसीबी अंडर अर्स्टवाइल यूएसडी 5 million। तो बेसिकली
ऑस्ट्रेल यूएसडी 5 मिलियन एक स्कीम थी, उसके अगेंस्ट उसके अंदर क्या कर सकते हैं बैंक्स, जो भी आपका रीपेमेंट पीरियड था उसकी इलोंगेशन कर सकते हैं, मतलब उसके रीपेमेंट पीरियड को एक्सटेंड करने की आपके पास परमिशन दी गई है। बट उसके अंदर आपने क्या करना है, जो भी आपका ओवरसीज लैंडर था उससे क्या लेना है, कंसेंट लेटर लेना है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, कि आपकी उसके पास परमिशन है। अगर वो परमिशन दे देता है तो आपको क्या करना है, उस चीज को परमिट कर देना है, आप उसकी एलोंगेशन पीरियड को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने अप्रूवल ली, उस केस में जो भी आपका एग्जिस्टिंग या रिवाइज रीपेमेंट शेड्यूल होगा एंड जो भी आपका लोन रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो भी क्या करना है आपको आरबीआई को विद इन द 7 days ऑफ अप्रूवल आपको क्या करना है, बताना है, अब आरबीआई को रिपोर्ट करना है। एंड जब आप अपनी ईसीबी 2 रिटर्न भरोगे उसके अंदर भी आपको इस चीज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो इस केस में क्या है, जब ऑस्ट्रेल यूएसडी 5 मिलियन स्कीम के अंदर ईसीबी के जो रीपेमेंट पीरियड है उसको बढ़ाया जा सकता है, बट उसके अंदर हमने क्या लेनी, कंसेंट लेटर लेनी है एंड उसकी क्या करनी है, आरबीआई को प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है। सो यहाँ पे हमारा एक पार्ट खत्म होता है, दैट वाज ईसीबी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ट्रेड क्रेडिट्स फॉर इंपोर्ट्स इन इंडिया। उसको हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रेड क्रेडिट होता क्या है। ट्रेड क्रेडिट रेफर टू द क्रेडिट्स एक्सटेंडेड फॉर इंपोर्टर डायरेक्टली बाय द ओवरसीज सप्लायर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 3 years। तो बेसिकली ट्रेड क्रेडिट्स कोई कुछ भी ऐसा क्रेडिट जो इंपोर्ट्स के लिए आपको दिया गया, चाहे सप्लायर दे, चाहे कोई भी बैंक दे, चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे, एंड उसकी मैच्योरिटी क्या हो, लेस देन 3 years हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट की हम आगे दो पार्ट्स बांट देते हैं, एक होता है सप्लायर क्रेडिट, सेकंड इज बैड क्रेडिट। इनकी डेफिनेशन क्लासिफाई किस बेस पे करा जा सकता है कि ये बेसिकली पैसा लाइक आ कहां से रहा है। तो सप्लायर क्रेडिट मतलब वो क्रेडिट, सपोज मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो जो मेरा सप्लायर है वो ही मुझे क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सप्लायर क्रेडिट। सेकंड बायर्स क्रेडिट, मतलब मैं इंपोर्टर हूं, मुझे इंपोर्ट करना है, मैं अपनी कंट्री के अंदर ही क्या कर रहा हूँ, फाइनेंस अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको बोल देंगे बायर्स क्रेडिट। तो सप्लायर क्रेडिट जो सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है, बायर क्रेडिट जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है वो खुद ही उस चीज को क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है, उसको बोला जाता है बायर्स क्रेडिट। तो दो टाइप्स क्या होंगे, सप्लायर क्रेडिट एंड बायर्स क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूट्स फॉर ट्रेड क्रेडिट। क्या आपने ट्रेड क्रेडिट लेना है, उसके लिए क्या क्या रूट्स हैं। रूट्स सिंपल, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट, दोनों की लिमिट है कि अगर आप पर ट्रांजेक्शन यूएसडी 20 मिलियन से ज्यादा का लोन लेना चाह रहे हो तो आपको अप्रूवल रूट के थ्रू जाना पड़ेगा। यूएसडी 20 मिलियन से कम का आप लोन लेना चाह रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ही आप लोन ले सकते हो। नेक्स्ट, जो भी आपकी मेच्योरिटी होगी, ठीक है, मेच्योरिटी अप्रूवल रेट और ऑटोमेटिक रूट दोनों के ऊपर सेम लगेगी, सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस है कि अगर अमाउंट ज्यादा होगी तो आपको अप्रूवल रूट में जाना है, अमाउंट कम होगी तो आपको ऑटोमेटिक रूट के अंदर भी जा सकते हो, ठीक है। तो जो तो आपकी नॉन कैपिटल गुड्स हैं उनका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो कितना होगा, अप टू 1 year होगा। अप टू 1 year कहां से लेना है, फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट और द ऑपरेटिंग साइकिल, दोनों में से जो भी कम होगा उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है, लोन का पैसा पे कर देना है, ठीक है। कैपिटल गुड्स के केस में जो मेच्योरिटी पीरियड है दैट शुड बी 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द शिपमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज आती है, जब भी ट्रेड क्रेडिट बनेगा 5 साल वाला, तो जो अब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वो होगा 6 मंथ होगा। अब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मतलब मिनिमम 6 महीने के लिए आपका वो मेच्योरिटी पीरियड होगा। कि जो अब इनिशियो होता है, जो स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट वाला मंथ कितना होगा, 6 कॉन्ट्रैक्ट कितनी मेच्योरिटी होगा, 6 महीने होगा। इसको आप इस तरह से डिकोड कर सकते हो कि जो आप जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो विद रिगार्ड टू कैपिटल गुड्स, तो उनका जो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है वो 6 मंथ्स तक होगा ही होगा, वो होना ही चाहिए। उसके बाद किसी भी तरीके की रोल ओवर या एक्सटेंशन इस केस के अंदर परमिट नहीं करी जाएगी। कि जो भी आपका नॉन कैपिटल गुड्स के अंदर 1 year एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 5 years की जो लिमिट है उससे ज्यादा अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको परमिट नहीं करी जाएगी। आपको इसी लिमिट के अंदर रहते रहते ही आप क्या करनी है, अपनी ईसीबीज उठानी है और ट्रेड क्रेडिट उठाना है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रेजिंग ट्रेड क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ रेजिंग ट्रेड क्रेडिट में बेसिकली जो भी उसकी ऑल इन कॉस्ट होगी, सबसे पहले ऑल इन कॉस्ट के अंदर किसी भी तरीके की रेंजर फीस, अपफ्रंट फीस, मैनेजमेंट फीस, सब कुछ क्या होगा उसके अंदर इंक्लूड होगा। उसके ऊपर एक सीलिंग दी गई है कि इससे ज्यादा क्या आपकी ऑल इन कॉस्ट नहीं हो सकती। तो सीलिंग क्या है, जो भी आपका लिबोर रेट होगा, जो आपके पिछले 6 महीने का लिबोर चल रहा होगा उसके अंदर आप क्या करोगे, 350 बेसिस पॉइंट्स ऐड करोगे एंड वो आपकी मैक्सिमम क्या आ जाएगी, सीलिंग आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपका जो लिबोर था वो चल रहा था 6.5%, ओके, आपने उसके अंदर ऐड करना है 350 बेसिस पॉइंट मतलब 3.5%। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाता है, 10%। तो आप क्या कर सकते हो, तो आपके ऊपर जब आप ट्रेड क्रेडिट उठा रहे हो तो उसकी जो मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट की लिमिट है दैट विल बी 10%। तो उस केस में आप 10% से ज्यादा ऑल इन कॉस्ट पे नहीं करोगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है विद रिगार्ड्स टू द गारंटी। गारंटी में बेसिकली है कि जो भी ऑथराइज डीलर हैं वो इश्यू एलसीज इशू कर सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर सकते हैं, गारंटीज इशू कर सकते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से लेटर ऑफ कंफर्ट इशू कर सकते हैं फॉर द इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस। बट उनके ऊपर लिमिट क्या है, दैट इज $2 मिलियन पर ट्रांजेक्शन। की हर इंपोर्ट ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट आप एलसी वगैरह इशू कर सकते हो अप टू द $20 मिलियन, ओके। उसके बाद जो भी ड्यूरेशन होगी
इन गारंटीज की या एलसीज की वो कितनी होगी? अगर तो नॉन कैपिटल गुड्स हैं तो 1 ईयर, कैपिटल गुड्स हैं तो 3 ईयर्स। ठीक है, उसके अलावा सर्टन प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, पैलेडियम, प्लैटिनम, रेडियम, सिल्वर एटसेट्रा, इन केस के अंदर ये 20 मिलियन वाली प्रोविजन नहीं लगती। रीजन बीइंग, जब ये चीजें खरीदी जाती हैं तो इनका अमाउंट बहुत हायर होता है। अगर इनके ऊपर हम लिमिट लगा दे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेट पर्पस इनका फेल हो जाएगा। तो इस केस के अंदर ये चीज की परमिशन दी गई है कि इन चीजों के अगेंस्ट एलसीज गारंटीज इससे ज्यादा अमाउंट की भी प्रोवाइड करी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद द पीरियड ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट शुड मैच द क्रेडिट पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द शिपमेंट डेट, कि जो भी शिपमेंट डेट होगी आपकी जिसके अगेंस्ट आप सपोज क्रेडिट लिया है, तो हमने ऊपर देखा था कि उस शिपमेंट डेट के इतने पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, आप लिमिट आपकी मैक्सिमम आपका मेच्योरिटी पीरियड उतना ही हो सकता है। तो जो गारंटी होगी वो उसके साथ क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। उसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज हैं वो एलसीज गारंटीज, एलओयूज या एलओसीज इशू करवाना चाहती हैं, तो उनके केस में 3 साल से ज्यादा के लिए गारंटीज को इशू नहीं करा जा सकता। सो गारंटी के रिगार्ड क्या क्या पॉइंट थे, इशू कर सकते हो, लिमिट कितनी है, पर ट्रांजेक्शन यूएसडी $20 मिलियन। नॉन कैपिटल गुड्स के केस में आप मैक्सिमम 1 ईयर, कैपिटल गुड्स के केसेस में मैक्सिमम 3 इयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के केस में मैक्सिमम 3 इयर्स। ओके, जो भी आपका पीरियड है, जो आपका क्रेडिट पीरियड था, उससे गारंटी का पीरियड और क्रेडिट पीरियड का आपस में क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। प्रीशियस मेटल के केस में ये प्रोविजन नहीं लगती है, उनके ऊपर क्या कर दी गई, इस चीज की एक्सक्लूजन दे दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बेसिकली आपको मंथली रिपोर्टिंग करनी है, क्वार्टरली रिपोर्टिंग करनी है। मंथली रिपोर्टिंग में बेसिकली आपको जो भी आपके अप्रूवल्स, ड्रॉल्स हुए, यूटिलाइजेशन हुए, किसी भी तरीके की कुछ भी ट्रांजेक्शन हुई है, आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनानी है एंड आरबीआई को हर महीने की अगली 10 तारीख तक आपको क्या कर देनी है, सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपको इन सब चीजों की क्वार्टरली रिपोर्टिंग करनी है। क्वार्टरली रिपोर्टिंग में क्या क्या, इशुएंस ऑफ एलसीज, गारंटीज, एलओसीज, आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनानी है, उनको क्वार्टरली इंटरवल्स पे क्या करना है, आरबीआई को सबमिट करवा देना है। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्ड्स टू द ट्रेड क्रेडिट्स फॉर इंपोर्ट्स इन इंडिया। उसके अंदर हमने उसके रूट्स देखे, उनका मैच्योरिटी पीरियड देखा, उनकी मैक्सिमम कितनी कॉस्ट हो सकती है हमने वो देखा, फिर हमने देखा उनके रिगार्ड्स में क्या गारंटी प्रोवाइड करी जा सकती है नहीं। उसके बाद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में मतलब मंथली जो भी आपने ट्रेड क्रेडिट के साथ डीलिंग हुई है उसको आपने हर मंथली बेसिस पे रिपोर्ट करना है। उनके अगेंस्ट अगर आपने एलसीज गारंटी वगैरह को इशू करी है उसकी जो डिटेल्स है आपको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देनी है। सो दिस वाज आवर सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट वाज अबाउट द ट्रेड क्रेडिट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज बोरिंग एंड लैंडिंग इन फॉरेन करेंसी बाय पर्सन्स इन इंडिया, कि अगर कोई पर्सन इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी बोरो करना चाहता है, लैंड करना चाहता है, उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है। तो सबसे पहले इसको हम 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। 2 पार्ट्स क्या क्या है, बोरिंग एंड लैंडिंग इन फॉरेन करेंसी बाय ऑथराइज्ड डीलर्स एंड बोरिंग एंड लैंडिंग इन फॉरेन करेंसी बाय अ पर्सन अदर देन ऑथराइज्ड डीलर, कि जब किसी ऑथराइज्ड डीलर ने बोरो या लैंड करना है, या जब अदर देन ऑथराइज्ड डीलर किसी ने बोरो या लैंड करना है। तो सबसे पहले कोई भी जो ऑथराइज्ड डीलर है वो क्या कर सकता है, फॉरेन करेंसी के अंदर बोरो कर सकता है। ठीक है, सो एन ऑथराइज्ड डीलर इंडिया में बोरो इन फॉरेन करेंसी बट विद रिगार्ड्स टू द स्पेसिफिक कंडीशंस। कंडीशंस क्या क्या हैं, द बोरिंग्स में बी फ्रॉम द हेड ऑफिस और ब्रांच और कोरेस्पोंडेंट आउटसाइड इंडिया। बेसिकली मैं एक ब्रांच हूं, मेरी हेड ऑफिस बाहर है, तो या मेरी कोई ब्रांच बाहर है, उससे मैं फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा उठा सकता हूँ। सेकंड, जो भी मैं पैसा उठाऊंगा, जो भी मेरी बोरिंग की एग्रीगेट अमाउंट होगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जो मेरी अनइम्पेयर्ड टियर 1 कैपिटल है उसका 100% से ज्यादा की मैं पैसा नहीं उठा सकता। उसके बाद टाइम टू टाइम पे आरबीआई क्या करती रहती है, लिमिट अपग्रेड करती रहती है। तो बेसिकली दोनों में से जो ज्यादा होगा मैक्सिमम मैं उतनी ही लिमिट अपनी उतना ही मैक्सिमम बोरो कर सकता हूं इन द फॉरेन करेंसी। ठीक है, उसके बाद सपोज एक मेरा ब्रांच, मैं एक इंडियन बैंक हूं, मेरी एक ब्रांच बाहर है, फॉरेन के अंदर है, तो वो अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए पैसा बोरो कर सकती है, बट विद रिगार्ड्स टू द स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फॉलो करते करते वो पैसा क्या करा जा सकता है, रेज करा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑथराइज्ड डीलर में बोरो फ्रॉम अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, कि अगर किसी बैंक ने प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट देना है तो वो क्या कर सकता है, किसी और बैंक से पैसा उठा सकता है आउटसाइड इंडिया। ठीक है, उसके बाद जो भी ये बोरिंग होगी इसके ऊपर जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स है विद रिगार्ड्स टू द इंटरेस्ट रेट, डेरिवेटिव्स एंड या जो भी गाइडलाइंस है वो क्या होंगी, इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। तो फॉरेन करेंसी के अंदर ऑथराइज्ड डीलर पैसा उठा सकता है, बट कब कब उठा सकता है, जब अपने हेड ऑफिस से उठा रहा हो, उसके ऊपर लिमिट लगा दी गई कि आप अपनी अनइम्पेयर्ड टियर 1 कैपिटल या जो भी आरबीआई की लिमिट होगी उससे ज्यादा नहीं उठा सकते। जितनी जो भी ज्यादा होगी उतना आप मैक्सिमम उठा सकते हो। उसके बाद मेरी कोई ब्रांच है, वो नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए भी अपने पैसा उठा सकती है, बट उसको गाइडलाइंस को फॉलो करना है। उसके बाद
आप प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट देने के लिए भी क्रेडिट उठा सकते हो। ठीक है, मेरे ऊपर जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, जो भी गाइडलाइंस है, मैंने उन चीजों का सबका फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज लैंडिंग इन फॉरेन करेंसी बाय द ऑथराइज्ड डीलर। जब ऑथराइज्ड डीलर क्या कर रहा है, फॉरेन करेंसी के अंदर लैंड कर रहा है। सो एन ऑथराइज्ड डीलर इन इंडिया और हिज ब्रांच आउटसाइड इंडिया मे लैंड इन फॉरेन करेंसी इन सर्कमस्टांसेस एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस मेंशन बिलो। कि फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस और फॉलोइंग कंडीशंस के अंदर अंदर रहते हुए वो क्या कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा लैंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले the loan may be extended by a branch outside of India of an authorized dealer in the normal course of its banking business outside India. Basically, सपोज एक ब्रांच है वो है ही फॉरेन के अंदर, तो वो पैसा भी तो फॉरेन करेंसी में लैंड करेगी ना, तो वो अपने नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर पैसा लैंड करे, तो उस चीज की क्या है, परमिशन है। ठीक है, उसके बाद जो लोन में बी एक्सटेंडेड बाय एन ऑथराइज्ड डीलर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन इंडिया फॉर मीटिंग देयर फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली क्या था कि मैं अपना फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा लैंड कर रहा हूँ ताकि क्या करी जा सके, मेरी जो फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करा जा सके, तो उस चीज के अंदर भी क्या है, उस चीज की परमिशन दी गई है। उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटीज में भी एक्सटेंडेड टू द होली ओन्ड सब्सिडरी अब्रोड और जॉइंट वेंचर अब्रोड ऑफ एन इंडियन एंटिटी प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 51% ऑफ एंटिटी इन सच सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर इज हेल्ड बाय द इंडियन एंटिटी एंड द क्रेडिट फैसिलिटीज आर इन द कंप्लायंस ऑफ द फैमा रेगुलेशंस। तो बेसिकली इंडियन एंटिटी है, उसकी फॉरेन के अंदर क्या है, होली ओन्ड सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर एंटिटी है, जिसका एटलीस्ट 51% इंडियन एंटिटी होल्ड करती है, उसको हम फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा लैंड कर सकते हैं। बट उसके अंदर हमने चीज क्या देखनी है कि जो भी फैमा रेगुलेशंस है उनका क्या करा हो, कंप्लायंस करा गया हो। ठीक है, उसके बाद जो भी आरएफसी अकाउंट होते हैं, लाइक आरएफसी मतलब रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, उसके अंदर कोई पैसा पड़ा है, उसको सिक्योरिटी रख के भी आप फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा लैंड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट के अंदर कोई पैसा पड़ा है, उसको भी एज अ सिक्योरिटी रख के उसके अगेंस्ट फॉरेन करेंसी के अंदर लोन इशू करे जा सकते हैं। बट उसके अंदर हमने सिर्फ ये देखना है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस से उनको क्या करा हो, कंप्लाई करा गया हो। ठीक है, उसके अलावा एक ऑथराइज्ड डीलर किसी और ऑथराइज्ड डीलर को भी क्या कर सकता है, पैसे लैंड कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय एन ऑथराइज्ड डीलर और इट्स ब्रांच आउटसाइड इंडिया विल बी सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स, इंटरेस्ट रेट, डेरिवेटिव्स एंड गाइडलाइंस। कि बेसिकली जब आप फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा लैंड कर रहे हो, तो जो भी आपके ऊपर पोटेंशियल नॉर्म्स हैं विद रिगार्ड्स टू द इंटरेस्ट रेट, डेरिवेटिव्स एंड जो भी आपके ऊपर गाइडलाइंस है वो क्या होंगी, आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। सो दिस वाज रिगार्डिंग कि जब ऑथराइज्ड डीलर ने या तो बोरो करना है या पैसा क्या करना है, लैंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज बोरिंग एंड लैंडिंग इन फॉरेन करेंसी बाय अ पर्सन अदर देन द ऑथराइज्ड डीलर। कि ऑथराइज्ड डीलर के अलावा अगर कोई पर्सन क्या करना चाहता है, बोरो करना चाहता है या लैंड करना चाहता है। तो सबसे पहले बोरिंग इन फॉरेन करेंसी बाय द पर्सन अदर देन ऑथराइज्ड डीलर। तो इन सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या करा जा सकता है, पैसा बोरो करा जा सकता है। उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट आउटसाइड इंडिया एंड फॉर एक्सपोर्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट टर्म्स। कि अगर आपने इंडिया के बाहर कोई क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब कि आप एक्सपोर्ट आज कर रहे हो बट उसकी पेमेंट आपको बाद में आने वाली है, डेफर्ड टाइम के बाद आने वाली है। उस केस में क्या करा जा सकता है, आप पैसा क्या कर सकते हो, बोरो कर सकते हो। बट उसके अंदर आपने क्या देखना है कि एक तो जब इन केस ऑफ प्रोजेक्ट, तो जो भी प्रोजेक्ट आपने लगाए हैं उस केस में आपको अप्रूवल मिल चुकी हो, प्रॉपर अथॉरिटी ने आपको क्या कर दिया, अप्रूवल लेटर दे दिया गया हो, तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, पैसा बोरो कर सकते हो। सेकंड, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा विद रिगार्ड्स टू द एक्सपोर्ट या जो भी है, वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2000 अंडर के अंदर जो कंडीशंस दी गई हैं उसके सब चीजों के कंप्लाई के बीच में ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉर इंपोर्ट। इंपोर्ट के लिए आप भी पैसा रेज कर सकते हो। सो एन इंपोर्टर इन इंडिया मे फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन टू इंडिया अवेल ऑफ फॉरेन करेंसी क्रेडिट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months एक्सटेंडेड बाय द ओवरसीज सप्लायर ऑफ द गुड्स। कि सपोज मैंने इंपोर्ट करना, ठीक है, तो मेरा जो सप्लायर है वो मुझे लोन प्रोवाइड करे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सप्लायर क्रेडिट बोलते हैं। तो सप्लायर क्रेडिट अगर मैं ले रहा हूँ तो मैक्सिमम कितने महीने के लिए ले सकता हूँ, 6 महीने के लिए ले सकता हूँ। ठीक है, बट उसके अंदर कंडीशंस क्या है कि जो भी इंपोर्ट है, वो जो भी हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर जो भी कंडीशंस दी गई हो वो इंपोर्ट उस सभी कंडीशन को क्या करता हो, फॉलो करता हो। उस केसेस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इंपोर्ट्स के लिए भी पैसा बोरो कर सकता हूँ। उसके बाद अगर कोई एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है वो पैसा बोरो कर सकता है, बट उसके ऊपर मैक्सिमम कितनी लिमिट लगा दी गई है, $2,50,000, मतलब $250,000 से ज्यादा वो पैसा रेज नहीं कर सकता। एंड उसके ऊपर और कुछ कंडीशन भी लगती हैं कि एक तो आपकी जो लोन की अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम $2,50,000 एंड जो भी आपने जो लोन उठाया उसका मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है, 1 year हो सकता है। जो लोन होना चाहिए वो फ्री ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट फ्री आपने लोन उठाना है। उसके बाद जो भी अमाउंट ऑफ लोन आपको रिसीव हुआ है बाय द इनवर्ड रेमिटेंस इन द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज शुड बी थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स, या जो भी नॉन रेजिडेंट लैंडर है उसका जो भी एनआरई एफसीएनआर अकाउंट है उसने उसके अंदर से पैसा निकलवा के आपको दिया। तो इंडिविजुअल लैंडर्स के लिए क्या क्या कंडीशन है, एक तो आप मैक्सिमम कितना लोन उठा सकते हो, $250,000 का।
वो लोन 1 ईयर के अंदर रीपे हो जाना चाहिए, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। जो भी आपको पैसा है या तो नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आया हो या उस पर्सन का जो एनआरई और या एफसीएनआर अकाउंट है उसके थ्रू उसने आपको क्या करा हो, पैसा पे करा हो, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप बोरो कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने 3 चीजें देखी जिसके अंदर क्या करा जा सकता है, फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा बोरो करा जा सकता है बाय अ पर्सन अदर देन द ऑथराइज्ड डीलर। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैंडिंग इन फॉरेन करेंसी बाय द पर्सन अदर देन द ऑथराइज्ड डीलर, कि अगर कोई पर्सन जो कि एक ऑथराइज्ड डीलर नहीं है वो फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा लैंड करना चाहता है तो उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज लैंडिंग टू द होली ओन्ड सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर, कि एक इंडियन एंटिटी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर अब्रॉड को क्या कर सकती है, पैसा लैंड कर सकती है इन द फॉरेन करेंसी, बट उसके अंदर क्या है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस है उनका क्या करना है, हमने कंप्लाई करना है। उसके बाद लैंडिंग में द सेलेक्ट इंस्टीट्यूशन मतलब कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिनका अभी नाम पढ़ने वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर क्या कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी बोरिंग्स रेस करके लैंड कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हम पैसा रेस करके फॉरेन करेंसी के अंदर आगे लैंड करना चाहते हैं, तो आप हम उसके लिए क्या दे दो, परमिशन दे दो। तो वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस में आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, और किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकते हैं, इस तरीके के लोन प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द ऑनलाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैंडिंग बाय द इंडियन कंपनीज टू देयर एम्प्लॉइज, सो इंडियन कंपनीज इन इंडिया में ग्रांट लोन टू देयर एम्प्लॉइज ऑफ देयर ब्रांचेस outside India for personal purposes provided that the loan shall be granted for the personal purpose in accordance with the lender staff welfare scheme loan rules and other terms and condition as applicable to the staff resident in India and abroad। So basically बहुत सिंपल है, इंडिया के अंदर या अपनी ओवरसीज ब्रांचेस के जो एम्प्लॉई आप उनको पैसा लैंड कर सकते हो, बट उसके अंदर आपने क्या देखना है कि जो भी आपके लैंडर स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स हैं या जो भी लोन रूल्स हैं उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको क्या कर रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो। तो अगर आप ये चीज करते हो तो आप अपने एम्प्लॉइज को भी क्या कर सकते हो, पैसा पे कर सकते हो। सो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है, चैप्टर यहीं खत्म होता है। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने शुरू करा था फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स के बारे में, 2 बॉन्ड्स हमने पढ़े, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। देन हम मूव हुए रीफाइनेंसिंग ऑफ ईसीबीज में। रीफाइनेंसिंग ऑफ ईसीबी में एक मेन पॉइंट क्या था कि इंडियन बैंक्स रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ईसीबी के अंदर पार्ट नहीं ले सकते। फिर हमने कुछ रिक्वेस्ट देखी कि किन रिक्वेस्ट को एडी कैटेगरी 1 ब्रांच अपने ही खुद के बेसिस पे क्या कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। उसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट था दैट वाज चेंज इन द रिकॉग्नाइज्ड लैंडर, ठीक है, कि अगर कोई पर्सन अपने रेकॉग्नाइज्ड लैंडर को चेंज कराना चाहता है तो वो किस तरीके से चेंज करवा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम मूव हुए अपने अगले टॉपिक पे, दैट वाज अबाउट द फ्रेमवर्क फॉर द इशू ऑफ रुपी डोमिनेट बॉन्ड्स, कि अगर कोई बंदा रुपी डोमिनेट बॉन्ड इशू करना चाहता है तो उसके अंदर क्या क्या फ्रेमवर्क उसको क्या करना है, यूज करना है। तो बेसिकली फॉर्म्स क्या होंगी, रूट्स क्या अप्लाई होंगे, क्या क्या आप पैरामीटर्स आपके ऊपर लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि अगर कोई रेजिडेंट बंदा है, उसने क्या कर रखा है, फंड बेस्ड नॉन फंड फैसिलिटीज ले रखी हैं, उसके अगेंस्ट कोई नॉन रेजिडेंट गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस के अंदर किस तरीके से फैमा की रेगुलेशन लगेंगी, कब कब फैमा की रेगुलेशन लगेंगी, एंड जो भी आप अपना एग्रीमेंट करोगे उसके अंदर क्या क्या टर्म्स होनी चाहिए। नेक्स्ट फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट एनहांसमेंट किस तरीके से अवेल करी जा सकती है बाय द डोमेस्टिक डेट बोरोवर, उसके अंदर हमने कुछ कंडीशंस देखी। नेक्स्ट ऑस्ट्रेल यूएसडी 5 मिलियन स्कीम के बारे में हमने देखा कि उसके अंदर किस तरीके से क्या है, लॉन्गेशन ऑफ द रीपेमेंट शेड्यूल प्रोवाइड करी जा सकती है। यहाँ हम अपना फर्स्ट पार्ट खत्म करा, दैट वाज रिगार्डिंग द ईसीबीज। नेक्स्ट हमने अपना सेकंड पार्ट शुरू करा, दैट वाज ट्रेड क्रेडिट फॉर द इंपोर्ट्स इनटू इंडिया। इसके अंदर हमने सबसे पहले ट्रेड क्रेडिट के मीनिंग को देखा, फिर हमने रूट्स फॉर ट्रेड क्रेडिट देखा, मैच्योरिटी पीरियड एंड उसकी कॉस्ट के बारे में समझा कि वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। फिर हमने देखा इनके रिगार्डिंग गारंटी किस तरीके से प्रोवाइड करी जा सकती है, उन चीजों की क्या होगी, किस तरीके से रिपोर्टिंग करी जाएगी। फिर हमने अपने थर्ड पार्ट शुरू करा, दैट वाज रिगार्डिंग द बोरिंग एंड लैंडिंग इन फॉरेन करेंसी ऑफ बाय द पर्सन इन इंडिया। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, बाय द ऑथराइज्ड डीलर एंड बाय द पर्सन अदर देन द ऑथराइज्ड डीलर। ऑथराइज्ड डीलर्स के भी आगे हमने 2 पार्ट बनाए कि अगर ऑथराइज्ड डीलर बोरो करना चाहता है या ऑथराइज्ड डीलर लैंड करना चाहता है। सेम हमने सेकंड पार्ट के लिए भी करा कि पर्सन अदर देन ऑथराइज्ड डीलर जब बोरो करना चाहता है, जब लैंड करना चाहता है, उसके रिगार्डिंग हमने सारी गाइडलाइंस को क्या करा, स्टडी करा। सो ईसीबी वाला चैप्टर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए आईबीएफ लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर आईओएस यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 96469
0030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड पीडीएफ शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।